जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग अल्टरनेट चल रहे हैं, एक दिन साइंस का न्यूमेरिकल तो एक दिन स्टैटिक जीके। तो आज हमारा क्या दोस्तों स्टैटिक जीके का सीरीज है। तो जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने डांस और क्लासिकल डांस के बारे में जाना था कि कौन सी डांस कहाँ पे मनाया जाता है और कितने प्रकार के क्लासिकल डांस या शास्त्रीय नृत्य है। आज हम देखेंगे दोस्तों संगीत से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। संगीत से संबंधित, म्यूजिक से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे कि कौन सा कलाकार कौन से घराना से जुड़ा हुआ है, या कौन सा म्यूजिक संगीत का कौन सा कला कहाँ से जुड़ा हुआ है, या कौन सा कला कब कितना प्रसिद्ध है, या कब किसी को कौन सा कला में ज़्यादा फेमस है। कलाकार को भी साथ ही साथ देखेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई वादन किया था? शहनाई वादन किया था। तो शहनाई बजाने वाले दोस्तों एकमात्र सबसे बड़े कलाकार जो है वो कौन है? बिस्मिल्लाह खां है। क्या है? बिस्मिल्लाह खां है। कौन है? बिस्मिल्लाह खां। तो बिस्मिल्लाह खां ने दोस्तों 1947 में क्या किया था, जब भारत देश आज़ाद हुआ था हमारा, पाकिस्तान अलग हुआ था भारत से, तो उस टाइम 15 अगस्त 1947 को 1947 को बिस्मिल्लाह खां ने क्या किया था, दिल्ली की जो लाल किला है, दिल्ली के लाल किले पे वहाँ पे शहनाई बजाए थे बिस्मिल्लाह खान ने। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त आघात वाद्य नहीं है? आघात वाद्य नहीं है। ठीक है, तो आघात वाद्य का मतलब क्या होता है? आघात वाद्य की मतलब क्या होता है? जिसमें बजाते हैं, जिससे कि जिसमें जोर से हम पीटते हैं, यानी कि जिस पर हम पड़ता है, जिस पे मार पड़ता है। जैसे कि ढोल की बात करें दोस्तों, ढोल की बात करें तो ढोल को क्या करते हैं, ऊपर से मारते हैं, आघात करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? आघात कहलाता है, आघात होती है। लेकिन इनमें से क्या बोला गया है, कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त आघात वर्देय नहीं है। घंट की बात करें दोस्तों, तो घंटा में हम क्या करते हैं? आघात करते हैं। वो घंटी जैसे मंदिर का घंट वगैरह जो होता है, मृदंग मतलब जो ढोल या मांदर जिस टाइप में होता है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा जो एग्जैक्ट सही आंसर की बात करें दोस्तों, मंडोलिन जो है कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त करने वाला नहीं है। बाकी घंट, मृदंग और मोरचंग का इस्तेमाल किया जाता है कर्नाटक में, कर्नाटक संगीत में, लेकिन मंडोलिन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मंडोलिन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मंडोलिन की बात करें दोस्तों, तो इसमें तार युक्त वाला है, इसमें तार होता है, जैसे कि वायलिन वगैरह होता है, उसमें क्या होता है? तार होता है। तो इसी प्रकार मंडोलिन में क्या होता है? तार से बना होता है, तार वाला संगीत वाद्य यंत्र होता है। और ये हमारा क्या दोस्तों, घंट, मृदंग और मोर्चन की बात करें तो आघातवादी है, मतलब इसमें ऊपर से ढोल की तरह बजाया जाता है। वाद साधक के रूप में तानपुरा और पखवाज के साथ पुरुषों द्वारा पारंपरिक रूप से किस गायन शैली का प्रदर्शन किया जाता है? किस गायन शैली का प्रदर्शन किया जाता है? तो अगर हम बात करें दोस्तों, तानपुरा और पखावज, जो हमारा पखवाज होता है, वो एक साथ पुरुषों द्वारा पारंपरिक रूप से गायन शैली में प्रदर्शन किया जाता है। तो वो क्या होता है? ध्रुपद होता है। क्या होता है? ध्रुपद शैली होता है, यानी कि ध्रुपद गायन शैली। ध्रुपद क्या है? एक गायन शैली है। ध्रुपद गायन शैली का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे बी नंबर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस तिकड़ी को कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहा जाता है? कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहा जाता है। तो मदुरई, तो अगर हम बात करें दोस्तों तिकड़ी कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति की बात करें, तो त्रिमूर्ति से त से हम त्यागराज कह सकते हैं दोस्तों, त्यागराज, त्यागराज। और श्यामा शास्त्री है एक, श्यामा शास्त्री, श्यामा, श्यामा शास्त्री। और एक हमारा क्या है दोस्तों, मुत्तु, मुत्तु स्वामी, कौन है? मुत्तु स्वामी दीक्षितर, मुत्तु स्वामी दीक्षितर, मुत्तु स्वामी दीक्षितर। तो ये तीन तीन कलाकार जो है कहाँ से कर्नाटक संगीत से, जिसे त्रिमूर्ति कहा जाता है। एक दो तीन अंक की त्रिमूर्ति कहा जाता है। तो त्यागराज, श्यामा शास्त्री और मुत्तु स्वामी दीक्षितर, मुत्तु स्वामी दीक्षितर। तो मदुरई माने अय्यर, बिल्कुल नहीं, तो ये हमारा होगा ही नहीं। त्यागराज मुत्तुस्वामी, त्यागराज मुत्तुस्वामी, श्यामा शास्त्री, यानी कि यहाँ पे दोस्तों बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दादर, सॉरी,
दादरा ताल नामक हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल में कितने नाद होते हैं? कितने नाद होते हैं? अगर हम बात करें दोस्तों, दादरा ताल नामक हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल में 6 नाद होते हैं। कितने नाद होते हैं? 6 नाद होते हैं। नाद का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे कि ध्वनि में, म्यूजिक में क्या होता है? जैसे संगीत की हम बात करें तो संगीत में कितने होते हैं? 7 सुर होते हैं। सा रे ग, सा रे ग, म, प, ध, नि, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। ये संगीत में कितने सुर होते हैं? 7 सुर होते हैं। 7 सुर होते हैं। उसी प्रकार दोस्तों ताल जो हमारा होता है, जिसके ढोल वगैरह जब हम बजाते हैं तो ताल वगैरह जो हमारा होता है वो 6 होता है। धा धी, धा धी, ना, धा तू ना, धा तू ना, यानी कि 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा क्या है? ताल है। ये क्या है? ताल है। और ये हमारा क्या है? संगीत का 7 सुर है। और ये संगीत का क्या है? ताल है। क्या है? ताल है। तो ताल कितने हैं? धा धी ना, धा तू ना, 7, सॉरी 6 ताल है और सुर कितना है? 7 है। तो ए नंबर का यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राज्य सिक्योरिटी जाई, राज्य सिक्योरिटी जाई, यानी कि सिक्योरिटी जाई की लोक संगीत परंपराओं का उद्गम स्थल है? उद्गम स्थल है। बात करें दोस्तों सिक्योरिटी जाई लोक संगीत, सिक्योरिटी जाई लोक संगीत की बात करें तो ये कहाँ से संबंधित है या उद्गम स्थल है? मिजोरम का। कहाँ का है? मिजोरम का। तो यहाँ पे दोस्तों सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कर्नाटक संगीत पितामह, कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में प्रतिष्ठित देश अत्यधिक प्रख्यात संगीतकारों में से एक है। पितामह का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो सबसे ज्ञानी हो। जैसे दादाजी, हम दादाजी को क्या बोला जाता है? पितामह। जैसे कि महाभारत में हमने क्या देखा था दोस्तों? जो भीष्म पितामह था वो कौन था? मुकेश खन्ना ने उसका रोल निभाया था। तो वो पितामह क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि वो सबसे श्रेष्ठ होता है। क्या होता है वो? सबसे श्रेष्ठ होता है, तो उसे पितामह कहा जाता है। उसे पितामह कहा जाता है। तो पितामह की बात करें दोस्तों कर्नाटक संगीत में किसे कहा जाता है? तो पुरंदर दास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पुरंदर दास को कहा जाता है। जिन्होंने दोस्तों कर्नाटक संगीत में क्या किया? उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कितने गिटार को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक वाद्य के रूप में प्रसिद्ध किया है? प्रसिद्ध किया है। तो देखिए दोस्तों अगर हम बात करें गिटार, गिटार की बात करें, यानी कि यहाँ पे साफ साफ पूछा गया दोस्तों कि गिटार का वादक वो कौन है, यानी कि इनमें से कौन कलाकार है जो गिटार बजाते हैं? तो अगर हम बात करें दोस्तों पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, तो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया दोस्तों बांसुरी बजाते हैं। क्या बजाते हैं? बांसुरी। पंडित हरि चौरसिया बांसुरी बजाते हैं। और पंडित शिव कुमार वर्मा की बात करें तो ये सितार बजाते हैं। कौन बजाते हैं? सितार बजाते हैं। और पंडित ब्रिजभूषण काबरा की बात करें दोस्तों तो ये गिटार बजाते हैं। क्या बजाते हैं? गिटार बजाते हैं। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। जो पंडित ब्रिजभूषण काबरा क्या है? वो गिटार के लिए शास्त्रीय संगीत के वादन में प्रसिद्ध है। वन गीत, वन प्रकृति गीत मुख्य रूप से डैश की लोकगीत शैली है। वन या जंगल, वन मतलब क्या दोस्तों? वन या जंगल या प्रकृति गीत की बात कर रहा है। प्रकृति गीत की बात कर, उनके नेचर के बारे में, नेचर के बारे में। तो अगर हम बात करें दोस्तों तो सबसे अधिक जो जनजातियां पाया जाता है वो आसाम साइड में होता है। कहाँ होता है? आसाम साइड में। और वहीं पे दोस्तों जो वन प्रकृति या गीत जो गाया जाता है, जो लोक शैली गीत है, वो आसाम क्या होता है? कहाँ का होता है? आसाम का। यानी कि पौन गीत कहाँ गाया जाता है? तो असम में गाया जाता है। कहाँ पे? असम में। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उस्ताद मोहिबाउद्दीन डागर नामक प्रसिद्ध संगीतकार का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के साथ है? मोहिबाउद्दीन डागर, यानी कि कलाकार पूछा गया दोस्तों वादक कि जो मोहिबाउद्दीन डागर है वो कौन से वादक बजाते हैं, यानी कि किस कौन से ताल को, मतलब कौन से इंस्ट्रूमेंट को या यंत्र को बजाते हैं? मोहिउद्दीन डागर की बात करें दोस्तों, ये कौन से कलाकार के लिए है? ये कौन से कलाकार के लिए हैं? तो ये हमारा किससे है? रुद्र वीणा से संबंधित है। किससे संबंधित है? रुद्र वीणा से संबंधित है। किससे? रुद्र वीणा से संबंधित है। रुद्र वीणा से संबंधित है। अगर हम रुद्र वीणा की बात करें दोस्तों और इसमें से कौन कौन कलाकार है?
अगर हम रुद्र वीणा की बात करें दोस्तों, इसमें से और कौन कौन से कलाकार बजाते थे, और कौन कौन से कलाकार बजाते थे? तो यहाँ पे अगर हम रुद्र वीणा की बात करें दोस्तों, तो एस बालचंदन बजाते थे एक। कौन बजाते थे? एस बालचंदन। एस बालचंदन। एस बालचंदन। कृष्ण भागवतर। कृष्ण भागवतार। कृष्ण भागवतार। और जयंती कुमार कुमारीस। कौन थे एक? जयंती कुमार कुमारीस। जयंती कुमारीस। तो ये हमारा दोस्तों रुद्र वीणा से संबंधित कलाकार है। और बांसुरी के लिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जिसके बारे में पूछा जाता है, वो हरि प्रसाद चौरसिया। हरि प्रसाद चौरसिया। हरि प्रसाद चौरसिया कौन है? हरि प्रसाद चौरसिया। और तबला की बात करें दोस्तों, तो जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन प्रसिद्ध कलाकार हैं तबला के। और सितार की बात करें दोस्तों, तो सितार की बात करें तो सितार का हमारा क्या है दोस्तों? पंडित शिवशंकर। पंडित शिवशंकर। पंडित शिवशंकर। और एक विलायत खां भी हम दोस्तों इसको कह सकते हैं, जो प्रमुख कलाकार है, विलायत खां सितार के लिए। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज इनमें से किस घराने से संबंधित है? इनमें से किस घराने से संबंधित है? तो अगर हम घराने की बात करें दोस्तों, जो पंडित जसराज घराने का मतलब क्या होता है दोस्तों? कोई भी संगीत या कलाकार, या तो वो जहाँ से शुरुआत होता है, जहाँ से सबसे पहले शुरुआत होता है, या ओरिजिन जो होता है, जहाँ से स्थापना होता है, तो वो क्या कहलाता है? घराना कहलाता है। क्या कहलाता है? घराना कहलाता है। तो पंडित जसराज की बात करें, वो कौन से घराने से संबंधित है? कौन से घराने से संबंधित है? तो वो किससे संबंधित है दोस्तों? मेवाती घराना से संबंधित है। किससे? मेवाती घराना से संबंधित है। मेवाती घराने से संबंधित है। अगर हम यहाँ पे दोस्तों मेवाती घराने की बात करें, मेवाती घराने, मेवाती घराने की हम बात करें दोस्तों, तो मेवाती घराने हमारा जैसे कि ये कहाँ का है? मेवाती घराने की बात करें या संस्थापक की बात करें मेवाती का, तो ये संस्थापक इसका कौन है? मेवाती के संस्थापक कौन है? तो इसका संस्थापक कौन है दोस्तों? धग्गे नजीर खां। धग्गे नजीर, यानी कि घग्गे, घग्गे घ है ये, क्या है? घग्गे, घग्गे नजीर खान। क्या कौन है? घग्गे नजीर खान इसका संस्थापक है। क्या है? संस्थापक है। और अगर इसकी कलाकार की बात करें दोस्तों, कौन से कलाकार हैं इसके अंतर्गत में, कौन से कलाकार आते हैं? तो इसके कलाकार की बात करें दोस्तों, तो मोती राम, क्या आते हैं? एक मोती राम। और कौन से दोस्तों? एक मनी राम हम कह सकते हैं यहाँ पे, मनी राम। और एक कलाकार हम कह सकते हैं दोस्तों, संजय, संजय अभयंकर। अभयंकर, अभयंकर, संजय अभयंकर। तो ये हमारा क्या, कहाँ का हो गया? मेवाती घराना हो गया। कहाँ क्या हो गया दोस्तों? मेवाती घराना हो गया। अल्लाह, अल्लाह गायन डैश के कुछ भागों में गाए जाने वाले लोकगीतों की एक प्रमुख शैली है। लोकगीतों की एक प्रमुख शैली है। तो वो कहाँ पे है? तो देखिए दोस्तों, अगर अल्लाह गायन की बात करें, तो ये उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख शैली है। क्या है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख शैली में से एक है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कंजीरा दक्षिण भारत का फ्रेम ड्रम है। इसमें चमड़ी सामान्यतः इगुआना होती है, जिसे वृत्ताकार डैश के फ्रेम पर मढ़ा और चिपकाया जाता है। चिपकाया जाता है। तो वो किसका होता है? वो, यानी कि दोस्तों फ्रेम के बारे में बोला गया है कि उसमें फ्रेम क्या होता है। कंजीरा का मतलब दोस्तों एक प्रकार का ये ढोल होता है। क्या होता है? ढोल होता है। तो ढोल हमने क्या देखा दोस्तों? ढोल का जो बाहरी आवरण होता है, वो क्या होता है? लकड़ी का होता है। और यहाँ पे ऊपर अंतिम छोर में क्या होता है हमारा? चमड़ा होता है। क्या होता है? चमड़ा होता है। तो ये चमड़ा अंतिम में लगाया जाता है, बाकी ये सारा का सारा यहाँ पे क्या होता है? लकड़ी का ही होता है। ये सिर्फ साइड वाला, किनारे वाला जो होता है, वो चमड़ी का होता है। क्या होता है? चमड़ी का होता है। यानी कि यहाँ पे फ्रेम पूछा गया है। फ्रेम कौन सा है? फ्रेम ड्रम। फ्रेम, फ्रेम हम किसको कहते हैं? जिसका जो बना होता है वही फ्रेम कहलाता है। तो फ्रेम हमारा किसका बना होता है? लकड़ी का होता है।
ये क्या होता है, फ्रेम जो होता है लकड़ी का होता है, और ये साइड में जो होता है ये चमड़ी का होता है। क्या होता है, चमड़ी का होता है। तो यहाँ पे लकड़ी का फ्रेम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीजन बाई छत्तीसगढ़ के एक पारंपरिक रंगमंचीय कला स्वरूप पंडवानी में निष्णात हैं, जिसमें वह संगीतकारों के साथ डैश की कथाओं पर अभिनय करती है। डैश की कथाओं पर अभिनय करती है। तो अगर हम बात करें दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जो तीजन बाई है वो क्या है, पंडवानी। पंडवानी के लिए वो क्या है, निषात निष्णात है। निष्णात मतलब दोस्तों दक्ष है। क्या है, दक्ष है। लेकिन ये कहाँ पे करती है डांस, यानी कि किस संगीत, कौन सी कथाओं पर ये नृत्य करती है, कौन सी कथाओं पर ये नृत्य करती है या तो कला करती है। तो ये महाभारत के कथाओं पर कला करती है या अभिनय करती है या एक्टिंग करती है। तो महाभारत की कलाओं पर कौन, तीजन बाई। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मोहन वीणा एक संशोधित हवाईयन गिटार है, जिसे हिंदुस्तानी स्लाइड गिटार भी कहा जाता है, जो डैश द्वारा निर्मित और लोकप्रिय किया गया था। यानी कि दोस्तों ये कलाकार के बारे में पूछा गया है कि जो मोहन वीणा है, जो मोहन वीणा है एक यानी कि संशोधित हवाईयन गिटार है। क्या है, हवाईयन गिटार है। यानी कि मोहन वीणा क्या है दोस्तों, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम क्या है, उसको संशोधित करके क्या नाम रखा है, हवाईयन गिटार रखा है। हवाईयन गिटार रखा है। तो ये हवाईयन गिटार को बजाने के लिए कौन से कलाकार फेमस है, कौन से कलाकार फेमस है, ये हमें पूछा गया है। ये हमें पूछा गया है। तो विश्व मोहन भट्ट क्या है, ये मोहन यानी कि हवाईयन गिटार है जिसे हिंदुस्तानी स्लाइड गिटार भी कहा जाता है। जो विश्व मोहन भट्ट क्या है, इसमें लोकप्रिय है, यानी कि वो दक्ष है हवाईयन गिटार बजाने के लिए और फेमस भी है। तो सी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उन्होंने नृत्य छोड़ दिया है, उन्होंने नृत्य छोड़ दिया और प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खां के संरक्षण में सितार सीखा। वे 1948 से 1956 तक ऑल इंडिया रेडियो के या की संगीत निर्देशन भी रहे या रही। दिए गए विकल्पों में से उनका नाम चुने, उनका नाम चुने। यानी कि दोस्तों पहले वो क्या करते थे, वो डांस करते थे, क्या करते थे, नृत्य करते थे। और उसने नृत्य करना क्या किया, छोड़ दिया। उन्होंने नृत्य करना छोड़ दिया और उस्ताद अलाउद्दीन खां के संरक्षण में, यानी कि गुरु बनाया। किसको बनाया, जो अलाउद्दीन खां है उसको उस्ताद अपना गुरु बनाया। और अलाउद्दीन खान के संरक्षण में उसने क्या सीखा, सितार बजाना सीखा। क्या सीखा, सितार बजाना सीखा। यानी कि सितार बजाना सीखा दोस्तों, यानी कि इसका मतलब क्या है कि उसका जो गुरु है कौन था, अलाउद्दीन खां है। तो वो कौन है, यानी कि सितार का कलाकार यहाँ पे पूछा गया है कि सितार का कौन सा कलाकार है जो इनमें से फेमस है। क्या है, फेमस है। तो अगर हम इनमें से फेमस की बात करें दोस्तों, तो कौन है, रविशंकर है। कौन है, रविशंकर है। तो यहाँ पे दोस्तों ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों कंफ्यूजन नहीं होना है, नाम को एग्जैक्ट याद रखना होगा, क्योंकि देखिए शंकर 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 शंकर, तो यहाँ पे शंकर से आप कंफ्यूजन हो सकते हैं। तो रविशंकर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है, हम बजाते हैं। तो देखिए दोस्तों घटम क्या होता है, घटम की बात कर दोस्तों, जो तो आपने दिल जले मूवी देखा होगा दोस्तों। तो अमरीश पुरी जो घड़ा को बजाता है, जो घड़ा को बजाता है वो क्या होता है, घटम होता है। वो क्या कहलाता है, घटम कहलाता है। तो क्या घटम इसमें कहीं पे भी बटन है क्या, कीबोर्ड है क्या बजाने के लिए, बिल्कुल नहीं। अगर संतूर की बात करें दोस्तों, तो क्या संतूर में हमारा बजाने के लिए बटन दिया गया है क्या, संतूर में दिया गया है क्या, बिल्कुल नहीं दिया गया है। ना घट्टम में बटन है, ना तो संतूर में। अब शहनाई की बात करो दोस्तों, तो शहनाई हमारा क्या होता है, इस प्रकार से शहनाई होता है, जिसमें ये इस प्रकार का अंतर है, ये शहनाई। तो क्या शहनाई में हमारा बटन दिया गया है, बिल्कुल नहीं। शहनाई में भी हमारा बटन नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों हम कह सकते हैं स्पष्ट रूप से कि जो हारमोनियम में हमारा होता है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि हारमोनियम जो हमारा होता है उसमें बटन होता है। क्या होता है, बटन होता है। तो पियानो को आपने देखा होगा दोस्तों, पियानो में किस प्रकार से बटन होता है, उसी प्रकार हारमोनियम में भी क्या होता है, कीबोर्ड होता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
पंडित जसराज किस क्षेत्र में प्रख्यात है? तो पंडित जसराज की बात करें दोस्तों तो हमने क्या देखा कि ये लोक संगीतकार सॉरी शास्त्रीय संगीतकार है। पंडित जो जसराज है वो क्या है? शास्त्रीय संगीतकार है। और कौन से घराने से संबंधित रखते हैं? अभी हमने क्या देखा दोस्तों कि जो पंडित जसराज है वो कौन से घराने से संबंध रखता है? मेवाती घराने से संबंध रखता है। पंडित जसराज कौन से घराने से संबंध रखता है? मेवाती घराने से संबंध रखता है, संबंध रखता है। और ये कौन से कलाकार है? तो ये मेवाती घराना हमारा किसके लिए प्रसिद्ध है? शास्त्रीय संगीत के लिए। किसके लिए? शास्त्रीय संगीतकार के लिए। शास्त्रीय संगीतकार के लिए। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों पंडित जसराज क्या हो जाएगा? एक शास्त्रीय संगीतकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शास्त्रीय संगीतकार हो जाएगा। तो सी नंबर का क्या होगा यहाँ पे? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बॉलीवुड के गीत बॉलीवुड के गीतकार जिन्होंने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है, गिनीज रिकॉर्ड बनाया है, तो वो कौन है? तो वो कौन है? तो अगर हम बात करें दोस्तों जो बॉलीवुड की मूवी में सबसे अधिक गाने बनाने वाले जिन्होंने ऑल यानी गिनीज बुक रिकॉर्ड में बनाया है तो वो कौन है? समीर अंजान है। कौन है? समीर अंजान है। तो सबसे अधिक गाना रिकॉर्ड करने का रिकॉर्ड किसके पास है? समीर अंजान के पास है, जो कि एक बॉलीवुड के हैं। जो क्या है? बॉलीवुड के हैं। तो डी नंबर का यहाँ पे क्या हो? सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? तो हमने क्या देखा था दोस्तों? तीन नाम देखा था। एक त्यागराज था, त्यागराज था, और एक श्यामालाल था। श्यामालाल हमने श्यामा देखा था, श्यामा। और श्यामा हमने क्या देखा था दोस्तों? श्यामा शास्त्री, श्यामा शास्त्री। और एक हमने क्या देखा था? मुत्तु स्वामी दीक्षितर, मुत्तु स्वामी दीक्षितर, दीक्षितर। तो ये तीन कलाकार जो कहाँ के, जिसे त्रिमूर्ति कहा जाता है, ये कहाँ के? कर्नाटक के हैं। तो इनमें से हमारा दोस्तों त्यागराज दिया गया है। तो सी नंबर का ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देश को संस्कृत पाठ में सततंत्री वीणा के रूप में जाना जाता है और इसमें 72 तार होते हैं। इसमें 72 तार होते हैं। तो वो हमारा क्या है दोस्तों? संतूर है। क्या है? संतूर है। तो संतूर की बात करें दोस्तों तो संतूर में हमारा कितने तार होता है? 72 तार होता है। कितने तार होता है? 72 तार होता है। और अगर इसकी बात करें दोस्तों संतूर हमारा बना किससे होता है? तो संतूर हमारा किससे बना होता है दोस्तों? अखरोट की जो लकड़ी होता है, अखरोट की लकड़ी, अखरोट की लकड़ी से बना होता है। अखरोट की लकड़ी से बना होता है, से बना होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों संतूर के कलाकार की बात करें, आर्टिस्ट की बात करें, कौन कौन से कलाकार हैं इसमें, इसके अंतर्गत में कौन कौन से कलाकार आते हैं? इसमें दोस्तों संतूर की बात करें तो मुख्य कलाकार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है दोस्तों? शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा। और एक क्या है? भोजन सोपोरी, भजन सोपोरी। क्या कह सकते हैं? भजन सोपोरी, भजन सोपोरी, भजन सोपोरी। इसके अतिरिक्त दोस्तों एक कलाकार इसमें और हम इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, और इसमें एक कलाकार और इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं दोस्तों, वर्षा अग्रवाल, वर्षा अग्रवाल। इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक हैं? संतूर वादक हैं। तो देखिए दोस्तों अगर हम संतूर वादक की बात करें तो इसमें से कौन है? इसमें से कौन है? तो संतूर वादक की बात करें दोस्तों तो कौन है? शिव कुमार शर्मा है। कौन है? शिव कुमार शर्मा है। तो यहाँ पे दोस्तों सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर संतूर की बात करें दोस्तों तो इसमें और कौन कौन से कलाकार आते हैं? संतूर की बात करें इसमें से और कौन कौन से कलाकार आते हैं? अभी पिछले क्वेश्चन में क्या देखा हम लोग दोस्तों? संतूर वादक में कौन थे? शिव कुमार शर्मा। और एक भजन सोपोरी हमने देखा, भजन सोपोरी, भजन सोपोरी। ठुमरी को अर्थशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक आम शैली है कि रानी के रूप में किसे जाना जाता है? यानी कि दोस्तों ठुमरी जो हमारा क्या है? एक अर्थशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक आम शैली है। यानी कि अर्थशास्त्रीय का मतलब क्या है दोस्तों? शास्त्रीय का कुछ रूप है।
पूरा नहीं है, लेकिन शास्त्रीय का क्या है, कुछ रूप है कि रानी के रूप में, और एक आम शैली है जो कि एक जिसे रानी के रूप में जाना जाता है, रानी के रूप में जाना जाता है। तो वो कौन है, तो वो कौन है, तो वो कौन है दोस्तों, गिरिजा देवी है। कौन है, गिरिजा देवी है। तो यहाँ पे दोस्तों डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का एक राग है, एक राग है। तो राग की बात करें दोस्तों, तो राग यहाँ पे कौन सा कर्नाटक का है ये पूछा गया है। तो सिंधु भैरवी, क्या है, सिंधु भैरवी की बात करें तो ये कर्नाटक संगीत का एक राग है। क्या है, कर्नाटक संगीत का एक राग है। क्या है दोस्तों, कर्नाटक संगीत का एक राग है। और जबकि अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हम बात करें ठुमरी, ठुमरी, ख्याल, ठुमरी ख्याल या तो टप्पा, क्या चीज, टप्पा, तो ये तीनों हमारा क्या है, शास्त्रीय संगीत का राग है। क्या है, शास्त्रीय संगीत का राग है, शास्त्रीय संगीत का राग है। देश भारत की गजल क्वीन है जिसे 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों, यहाँ पे हमारा दोस्तों बेगम अख्तर, बेगम अख्तर को क्या कहा जाता है, गजल क्वीन के रूप में जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। और इसे 1975 में क्या दोस्तों, पद्म भूषण भी मिल चुका है, पद्म भूषण भी मिल चुका है। पंडित नारायण राव बोड्स हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के घराने से संबंधित थे। पंडित नारायण बोड्स हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के घराना से संबंधित है। तो यहाँ पे दोस्तों पंडित जो नारायण बोड्स पूछा गया है वो कौन से घराने से संबंधित है ये पूछा गया है, कौन से घराने से संबंधित है ये पूछा गया है। तो ये कौन से घराने से संबंधित है, ग्वालियर घराने से संबंधित है। किससे, ग्वालियर घराने से संबंधित है। अगर हम ग्वालियर घराने की बात करें दोस्तों, तो सबसे पुराना घराना अगर कोई है तो वो है ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना की बात करें तो ये सबसे पुराना घराना है, सबसे पुराना घराना, सबसे पुराना घराना है। और अगर इसकी संस्थापक की बात करें, इसकी संस्थापक की बात करें दोस्तों, यानी कि संस्थापक की अगर इसका बात करें तो संस्थापक कौन है इसका, हद्दू खां। कौन है, हद्दू खां और हस्सू खां, हद्दू खां, हस्सू खां, हद्दू खां, हस्सू खां। और एक यहाँ पे हम लिख सकते हैं नाम दोस्तों, जिसका नाम क्या है, नत्थू खां। क्या है, नत्थू खां। तो ये तीन क्या है, ग्वालियर घराने के संस्थापक है। क्या है, ग्वालियर घराने के संस्थापक है। अब इसके कलाकार की बात करें दोस्तों, तो इसमें और कलाकार कौन कौन आ जाता है, विष्णु, विष्णु, विष्णु दिगंबर, विष्णु दिगंबर, विष्णु दिगंबर, विष्णु दिगंबर और यहाँ पे पंडित नारायण बोट्स, ये हमारा, यानी कि पंडित नारायण बोट्स कहाँ के, ग्वालियर घराना से। तो यहाँ पे हमारा डी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। और ग्वालियर घराने का संस्थापक कौन हो गया दोस्तों, हद्दू खां, हस्सू खां और नथु खां। और विष्णु दिगंबर इसका एक कलाकार है जो महत्वपूर्ण के रूप में है, कलाकार। तो यहाँ पे डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। सुभा मुदगल डैश से संबंधित है, सुभा मुदगल डैश से संबंधित है। तो अगर हम सुभा मुदगल की बात करें दोस्तों, तो ये शास्त्रीय से संगीत से संबंधित है, शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगर सुभा मुदगल की बात करें दोस्तों, तो 2000 में इसे पद्म श्री भी मिल चुका है, पद्म, पद्म श्री भी मिल चुका है, पद्म श्री भी मिल चुका है। सिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो बिस्मिल्लाह खां को दोस्तों हर कोई, हर एक बच्चा हर एक स्टूडेंट जानता है कि वो संगीत से एक शहनाई से संबंधित है। किससे संबंधित है, शहनाई से संबंधित है। सुप्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है, किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, श्रीमती एन राजम, एन राजम। तो अगर एन राजम की बात करें दोस्तों, वो किससे संबंधित है, वायलिन से संबंधित है। किससे संबंधित है, वायलिन से संबंधित है। अगर हम दोस्तों वायलिन की मुख्य कलाकार की बात करें,
तो वायलिन की मुख्य कलाकार क्या होता है दोस्तों? के सुब्रमण्यम, के सुब्रमण्यम और के वैद्यनाथ, के वैद्यनाथ, के वैद्यनाथ। ये दो कलाकार किससे है? वायलिन से संबंधित है। इनमें से कौन महाभारत महाकाव्य पर आधारित लोक गायन की पांडवानी शैली से संबंधित है? पांडवानी शैली से संबंधित है। तो इसके बारे में हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं दोस्तों। तीजन बाई हमारा किससे संबंधित है? जो कि महाभारत काव्य करती हैं। तो यहाँ पे ए नंबर का ही क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि एक छत्तीसगढ़ की है। विश्व प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी लोक गायिका तीजन बाई लोक संगीत की किस विद्या को प्रणोत है? किस विद्या को प्रणोत है? तो सेम क्वेश्चन दोस्तों पिछला क्वेश्चन में क्या दिया गया था? कलाकार के बारे में पूछा गया था। यहाँ पे पंडवानी के यानी कि संगीत के बारे में पूछ लिया गया है। तो ए नंबर का यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अगर पखावज की बात करें तो शिव कुमार शर्मा नहीं है, बल्कि अगर शिव कुमार शर्मा की बात करें दोस्तों, तो ये किससे संबंधित है? तो ये सितार से संबंधित है। किससे संबंधित है? सितार से संबंधित है। किससे? सितार से संबंधित है। अगर पंडित रविशंकर सितार से, बिल्कुल सही। सरोद अमजद अली खान, बिल्कुल सही। तबला किशन महाराज, बिल्कुल सही। यानी कि दोस्तों ए नंबर का ही क्या है? गलत सुमेलित किया गया था, गलत सुमेलित किया गया था। अगर हम यहाँ पे दोस्तों पखावज की बात करें तो पखावज के कौन कौन से कलाकार हैं? पखावज की बात करें तो पखावज के कौन कौन से कलाकार हैं? पखावज की बात करें दोस्तों तो कौन कौन से कलाकार हैं? तो पखावज में देखिए दोस्तों, अगर हम पखावज की बात करें तो पखावज के कलाकार में हमारा कौन आता है दोस्तों? एक तोताराम हम कह सकते हैं, तोताराम, पंडित भवानी शंकर, पंडित भवानी शंकर, पंडित भवानी शंकर और ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, गोपाल दास, गोपाल दास, गोपाल दास, कुणाल पाटिल, कुणाल पाटिल। और यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें तो जो हमारा केलुचरण महापात्र थे, केलुचरण महापात्रा, केलुचरण महापात्रा, ये भी हमारा पखावज के कलाकार थे। केलुचरण महापात्रा, महापात्र, केलुचरण महापात्र, तो ये भी हमारा क्या थे? अगर केलुचरण महापात्रा की बात करें दोस्तों तो ये हमारा पखावज तो बजाते थे ही, साथ ही साथ तबला भी बजाते थे। ये क्या थे? तबला के कलाकार भी थे। और केलुचरण महापात्रा हमारा अगर हम बात करें दोस्तों तो ये ओडिसी के भी नृत्यांगना थे, यानी कि डांसर थे, ओडिसी नर्तक थे, ओडिसी नर्तक भी थे। उस्ताद अमजद अली खां निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? यानी कि वादक है, किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो हमने दोस्तों अभी क्या देखा, जो अमजद अली खां है, अमजद अली खां की बात करें तो वो क्या बजाते थे? तो वो हमारे सरोद वादक थे। क्या थे? सरोद वादक थे। अमजद अली खान क्या थे? सरोद वादक थे, सरोद वादक थे। अगर हम सरोद की बात करें दोस्तों तो इसमें से और कौन कौन से कलाकार हैं जो सरोद बजाते हैं? कौन कौन से कलाकार हैं जो सरोद वादक हैं या तो सरोद बजाते हैं? तो अमजद अली खां की बात करें दोस्तों, ये तो अमजद अली खां था ही। सबसे पहले देखिए दोस्तों, अमजद अमजद अली खां, अमजद अली खां तो थे ही, इनके दो पुत्र थे, इनके दो पुत्र थे। पहला पुत्र क्या था? अमान अली खां, अमान अली खान। और दूसरा पुत्र क्या था? अयान अली खान, अयान अली खान। तो ये कलाकार कहाँ से हैं? इनके सरोद वादक कौन से? अमान अली खां और अयान अली खां। अमजद अली खां के दोनों ये पुत्र थे, दोनों क्या थे? पुत्र थे। अगर इसके साथ साथ दोस्तों और कलाकार की बात करें तो वो और कलाकार हमारा दोस्तों जरीन दारूवाल, जरीन दारूवाल, जरीन दारूवाला, जरीन दारूवाला, राजीव तारानाथ, राजीव तारानाथ। और एक कलाकार दोस्तों अली अकबर खां, अली
अकबर खां, अली अकबर खां। तो ये कलाकार किससे संबंधित हो गया दोस्तों? सरोद वादक से यानी कि संबंधित कलाकार हो गए ये सब। इनमें से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है? इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है, यानी इंडो इस्लामिक मूल की बात करें दोस्तों, तो वो हमारा जो दूसरे देश में, दूसरी मुस्लिम कंट्री देशों में जो बजाया जाता है, मुस्लिम कंट्री में बजाया जाता है, वो हमारा क्या कहलाएगा? इंडो मुस्लिम मूल कहलाएगा। लेकिन वीणा की हम अगर बात करें दोस्तों, तो ये भारतीय शास्त्रीय संगीत है। ये भारतीय शास्त्रीय संगीत का ये संगीत वाद्य यंत्र है। भारतीय शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र है, जो कि प्रायः ये भारत में ही बजाया जाता है, प्रायः भारत में ही बजाया जाता है। तो तबला की बात करें दोस्तों, या रबाबा की बात करें, या सितार की बात करें, तो ये इंडो इस्लामिक मूल का ही है, लेकिन वीणा हमारा इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है। तो ए नंबर का यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है? संबंधित नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम भजन सोपोरी की बात करें, तो ये हमारा क्या है? संतूर वादक है। पंडित शिवशंकर शर्मा की बात करें, ये भी हमारे संतूर वाद्य यंत्र के संबंधित है। लेकिन दोस्तों उस्ताद अमजद अली खान जो है, वो किसके हैं? वो सरोद के वादक हैं। ये कौन है? ये सरोद वादक हैं। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अमजद अली खां जो है, वो किससे संबंधित है? सरोद से संबंधित है, यानी कि सरोद वादक है। तो बी नंबर का यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र हरिप्रसाद चौरसिया से संबंधित है? तो हरिप्रसाद चौरसिया दोस्तों, हरिप्रसाद यानी कि कृष्ण भगवान बांसुरी को बजाते थे, चौरसिया हरिप्रसाद श्री हरि विष्णु, तो वो हमारा क्या होगा? बांसुरी से संबंधित है। तो सी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे दोस्तों बांसुरी वादक की बात करें कि बांसुरी और कौन कौन से कलाकार हैं जो बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, तो बांसुरी बजाने वाले कलाकार की बात करें दोस्तों, तो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया तो हमारा एक नंबर पे होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों हमारा पन्नालाल घोष, वी कुंजमणि कुंजमणि वी कुंजमणि वी कुंजमणि वी कुंजमणि वी कुंजमणि एन नीला एन नीला एन नीला राजेंद्र प्रसन्ना, और एक कलाकार दोस्तों हम लिख सकते हैं राजेंद्र कुलकर्णी। राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी दोनों किससे है? बांसुरी से संबंधित है। किससे? बांसुरी से संबंधित है। यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा वायु संगीतक वाद्य यंत्र नहीं है? वायु वायु संगीतक वाद्य यंत्र का क्या मतलब है दोस्तों? जिसमें हम फूंक मारते हैं, जैसे कि बांसुरी हो गया। बांसुरी को क्या करता है? फूंक से हम बजाते हैं। शहनाई की बात करें तो शहनाई को हम किससे बजाते हैं? फूंक से बजाते हैं। किससे बजाते हैं? फूंक से बजाते हैं। तुरही की बात करते हैं, इसको भी फूंक से बजाते हैं। सैक्सोफोन की बात करें तो फूंक से बजाते हैं। लेकिन खोल की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा खोल क्या है? चमड़े का ये बना होता है, यानी कि ढोल के टाइप में होता है, जिसको पीटा जाता है, यानी कि ये घातक वाद्य यंत्र है। क्या है? आघात वाद्य यंत्र है। क्या है ये? आघात वाद्य यंत्र है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि एक वायु संगीतक वाद्य यंत्र नहीं है। वायु संगीत वाद्य यंत्र नहीं है। उत्तर भारतीय वाद्य यंत्र नगाड़ा के समकक्ष दक्षिण भारतीय वाद्य यंत्र कौन सा है? वाद्य यंत्र कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, उत्तर भारतीय का मतलब क्या है दोस्तों? उत्तर भारतीय का क्या मतलब है? जैसे कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, फिर उत्तराखंड हो गया। ये सारे के सारे हमारा क्या होगा? उत्तर भारत के अंतर्गत में आएगा। तो उत्तर भारतीय के अंतर्गत में दोस्तों ये हमारा क्या होता है? नगाड़ा होता है।
क्या होता है, नगाड़ा होता है। लेकिन जब हम दक्षिण भारत में जाएंगे, जैसे कि दक्षिण भारत का मतलब क्या, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, तो ये नगाड़े की जगह पर वहां पर इसी का नाम, दूसरा नाम क्या है, नगाड़ा का अन्य नाम दक्षिण भारत में क्या है, दक्षिण भारत में नगाड़ा का और अन्य नाम क्या है। तो अगर दक्षिण भारत में अन्य नाम की बात करें दोस्तों, तो क्या है, छेंदा है। क्या है, छेंदा है। दक्षिण भारत का अन्य नाम, अन्य नाम नगाड़ा का क्या है, छेंदा है। छेंदा। तो ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। चित्रकला। अब हम दोस्तों यहाँ पे पेंटिंग से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे कि कौन से पेंटिंग का कलाकार कहाँ से हैं और कौन से कलाकार कहाँ के हैं, या किस जगह से बनाया जाता है, या कौन से पेंटिंग किसके लिए अधिक फेमस है, इससे संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। तो राजस्थान में डैश की संरचना 9 ग्रहों की थीम पर आधारित है। 9 ग्रहों की थीम पर आधारित है। यानी कि दोस्तों ऐसा कौन सा पेंटर है, आर्टिस्ट है, पेंटिंग आर्टिस्ट है, जिसके नाम पर 9 ग्रहों की थीम पर आधारित है, थीम पर आधारित है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, तो किस पर आधारित है, तो वो क्या है, जवाहर कला केंद्र। क्या है, जवाहर कला केंद्र की संरचना 9 ग्रहों की थीम पर आधारित है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। तो राजा रवि वर्मा हमारा दोस्तों पेंटिंग यानी कि चित्रकारिता या चित्रकारी में फेमस थे। किसमें थे, चित्रकारिता में फेमस थे राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा। अगर यहाँ पे दोस्तों राजा रवि वर्मा आया है, तो राजा रवि वर्मा के बारे में दोस्तों ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन कौन सी पेंटिंग किए थे इन्होंने, राजा रवि वर्मा ने कौन कौन से पेंटिंग किए थे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें तो क्या है, नल दमयंती। क्या है, नल दमयंती। नल दमयंती पेंटिंग। फिर जटायु वधनाम पेंटिंग, यानी कि जटायु को जो वध किया गया दोस्तों, जब सीता माता को रावण हरण करके लेके जा रहा था, तब तब क्या किया गया था, रावण ने उसका वध कर दिया था। जब जटायु को ने अटैक किया उस पर, तो क्या किया था, वध कर दिया था रावण ने। तो यहाँ पे जटायु वधनम पेंटिंग, वही पेंटिंग को बनाया है, किसने बनाया है, राजा रवि वर्मा ने बनाया है। और यहाँ पे दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, सरस्वती। सरस्वती, सरस्वती माता जी का पेंटिंग, सरस्वती माता जी का पेंटिंग का चित्र या तो पेंटिंग किया था, किसने किया है, राजा रवि वर्मा ने किया है। अब रही बात दोस्तों राजा रवि वर्मा, तो ये कहाँ के थे, राजा रवि वर्मा की बात करें तो ये कहाँ के थे, राजा रवि वर्मा कहाँ के थे, तो ये केरल के थे। कहाँ के थे, केरल के थे। कहाँ के थे दोस्तों, केरल के थे। और राजा रवि वर्मा को दोस्तों एक उपाधि भी मिला है, केसर ए हिंद। केसर ये हिंद की उपाधि मिला है, केसर ये हिंद की उपाधि मिला है। कब मिला है दोस्तों, 1904 में। कब मिला है, 1904 में मिला है 1904 में मिला है। और राजा रवि वर्मा के बारे में दोस्तों एक इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट हम इसको कह सकते हैं कि क्या है, तो आधुनिक चित्रकला के जनक के रूप में जाना जाता है। आधुनिक आधुनिक चित्रकला के जनक के रूप में, आधुनिक चित्रकला का जनक, जनक के रूप में, जनक के रूप में राजा रवि वर्मा को। तो ये राजा रवि वर्मा कहाँ के थे, भारत के थे। और भारत का आने के क्या मतलब, जो केरल का है तो भारत का ही होगा। तो ये सारा दोस्तों चित्रकारी राजा रवि वर्मा के बारे में यहाँ पे हमने रख दिया। अब इसे नोट करके लिख लीजिएगा। राजा रवि वर्मा को का स- राजा रवि वर्मा का संबंध देश राज्य से है। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया दोस्तों, डिटेल से हमने राजा रवि वर्मा के बारे में जाना पढ़ा। तो केरल क्या होगा, राजा रवि वर्मा से संबंधित होगा। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजवंश। तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था, किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था, तो वो चोल में के शासनकाल में हुआ था। यानी कि चोल राजवंश के शासनकाल में हुआ था, चोल राजवंश के शासनकाल में हुआ था।
मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो मधुबनी दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुतों बार ये एनटीपीसी में 2 बार दिखाया गया है। हालांकि ग्रुप डी में, रेलवे में, एसएससी में हर जगह ये पूछा जाता है। तो मधुबनी कला किससे संबंधित है? बिहार से संबंधित है, यानी कि बिहार राज्य से संबंधित है। बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कलाकार कला रूप का प्रचलन है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बिहार आया, क्या आया? बिहार आया। तो बिहार की बात आए तो वो हमारा मधुबनी पेंटिंग होगा, जो कि नेपाल में भी मधुबनी पेंटिंग यहाँ पे इसका मतलब फेमस है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मधुबनी कला क्या है? तो मधुबनी कला बिहार का प्रचलित लोक कला है। तो सी नंबर का यहाँ पे सही आंसर होगा। इनमें से किस चित्रकला का नाम बिहार के एक जिले के नाम पर रखा गया है? एक जिले के नाम पर रखा गया है, यानी कि मधुबनी जिला। बिहार में दोस्तों एक मधुबनी क्या है? डिस्ट्रिक्ट भी है, और उसी डिस्ट्रिक्ट के नाम पर उसका जो मधुबनी पेंटिंग के को रखा गया है। तो डी नंबर का यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा शहर काली घाट पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? काली घाट पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। तो वो हमारा क्या है दोस्तों? कोलकाता। काली घाट हमारा क्या है दोस्तों? कहाँ पे? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। तो काली घाट पेंटिंग कहाँ से संबंधित है? कोलकाता से संबंधित है। नामक राजस्थानी चित्रकला शैली चित्रकार का डैश का रूप है। तो डैश, तो वो हमारा क्या है दोस्तों? धार्मिक का रूप है। धार्मिक का रूप है। घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए कला के निम्न में से किस शैली का उपयोग किया जाता है? किस शैली का उपयोग किया जाता है? तो वो हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? कोलम शैली का इस्तेमाल किया जाता है। कोलम शैली का इस्तेमाल किया जाता है। और कोलम क्या है दोस्तों? कोलम की बात करें तो ये हमारा क्या है? तमिलनाडु की तमिलनाडु की एक ये परंपरा है। तमिलनाडु की एक परंपरा हम कह सकते हैं इसको, या कलाकृति। तमिलनाडु की कलाकृति है। तमिलनाडु की कलाकृति हम कह सकते हैं कि है ये कोलम, जो जिसमें दरवाजे पे या फर्श को सजाने का काम किया जाता है। थांका चित्रकला में सूत या रेशम से बने कपड़ों पर भगवान डैश के बने होते हैं चित्र बने होते हैं, यानी कि थांका चित्रकला है एक दोस्तों। वो थांका चित्रकला है वो दोस्तों बुद्ध जो भगवान है उनके चित्र, यानी कि उस कपड़े में बुद्ध भगवान का चित्र बना होता है। थांका एक चित्रकला है, और वो चित्रकला भगवान बुद्ध, उस चित्रकला दोस्तों जो कपड़े में भगवान बुद्ध का चित्र बना होता है। राजस्थान के किस समुदाय ने पिछले राजस्थान के किस समुदाय ने पिछली 3 शताब्दियों से ब्लॉक प्रिंटिंग को जारी रखा है? ब्लॉक प्रिंटिंग को या पेंटिंग को जारी रखा है, को जारी रखा है। तो वो हमारा क्या है? छिपा है। क्या है? छिपा है। तो वो क्या है दोस्तों? छिपा है। और यहाँ पे दोस्तों बिश्नोई समाज के बारे में हमने क्या देखा था? जब हमने इन्वायरमेंट को पढ़ रहा था तो बिश्नोई समाज के लोग जो थे वो जंगल, राजस्थान के ही थे। जंगल के बिश्नोई समाज के लोग जंगल को बचाने के लिए या वन को बचाने के लिए ये आगे थे। जंगल या तो वन को बचाने के लिए क्या थे? ये आगे आते थे। और 365 के आसपास लोगों ने क्या किया था? बलिदान दिया था जंगल बचाने के लिए, बिश्नोई समाज के लोग। वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? का एक रूप है। वारली कहाँ का है दोस्तों? अगर वारली की चित्रकला की बात करें तो वह कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। कहाँ का है दोस्तों? महाराष्ट्र का। अगर महाराष्ट्र की चित्रकला की बात करें दोस्तों तो वारली तो हमने एक यहाँ पे देख लिया, और एक क्या होता है दोस्तों? रंगाली होता है। क्या होता है? रंगाली होता है। जो रंगाली चित्रकला भी कहाँ का है? महाराष्ट्र का ही है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का ही है। लखनऊ कढ़ाई की लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हमारा किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। तो सी नंबर का यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। कौन सा भारतीय शहर कढ़ाई की कला चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है?
तो सेम क्वेश्चन दोस्तों अभी हमने क्या देखा, लखनऊ, क्या देखा, लखनऊ। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। म्यूरल पेंटिंग्स का भारत में विकास डैश तक हुआ था, यानी कि कब हुआ था, यानी कब तक हो चुका था, कब तक हो चुका था। तो दूसरी शताब्दी पूर्व से 10वीं शताब्दी, यानी कि ए नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। द लास्ट सफर नाम का प्रसिद्ध चित्र किसने चित्रित किया है, द लास्ट सफर की बात करें तो किसने चित्रित किया है, तो ये किसने चित्रित किया है दोस्तों, लास्ट सफर, ये हमारा लियोनार्डो दा विंची ने किया है, लियोनार्डो दा विंची ने किया है, लियोनार्डो दा विंची ने किया है। किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी, चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। तो यहाँ पे दोस्तों अतुल डोडिया, कौन थे, अतुल डोडिया थे, जो महात्मा गांधी के समकालीन थे और एक आर्टिस्ट भी थे, चित्रकार भी थे। तो डी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चेरियल चित्रकला की एक शैली है जो हाल ही में सुर्खियों में रही, यह किस राज्य से संबंधित है, यह किस राज्य से संबंधित है, तो ये हमारा किससे संबंधित है दोस्तों, तेलंगाना से संबंधित है। किससे संबंधित है, तेलंगाना से संबंधित है, यानी कि चेरियल पेंटिंग कहाँ से संबंधित है, तेलंगाना से संबंधित है। कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र डैश है, मुख्य केंद्र डैश है। तो कलमकारी चित्रकला की बात करें दोस्तों तो मुख्य केंद्र कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश है, कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फुलकारी भारत में, सॉरी, फुलकारी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है, प्रसिद्ध कढ़ाई है। तो प्रसिद्ध कढ़ाई कहाँ का है दोस्तों, फुलकारी पंजाब का है, कहाँ का, पंजाब का। तो बी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों हमारा भारतीय परिधान, परिधान मतलब दोस्तों ड्रेसेस, कौन सा ड्रेस कहाँ पे पहना जाता है, कौन सा पहनावा कहाँ पे पहना जाता है या बनाया जाता है, वो इसके बारे में यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं दोस्तों, इसमें 4-5 क्वेश्चन होगा, देखते हैं। गुजरात की पारंपरिक बुनाई को डैश के रूप में जाना जाता है, डैश के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका पटोला के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से, पटोला के नाम से जाना जाता है। तो डी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों हमारा कांजीवरम है, तो कांजीवरम जो बुनाई परंपरा कहाँ का है, तो ये तमिलनाडु का है। कांजीवरम परंपरा कहाँ का है, तमिलनाडु का है। जामदानी की बात करें दोस्तों तो जामदानी कहाँ का है, जामदानी कहाँ का है हमारा, पश्चिम बंगाल का है, कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, यानी कि पोशाक संग्रहालय, यानी कि कपड़ों को कहाँ पे, पोशाकों को संग्रह करके रखा जाता है, कहाँ पे संग्रह करके रखा जाता है, जिसका संग्रहालय कहाँ पर है, तो कहाँ पर है दोस्तों, गोवा में है, कहाँ पर है, गोवा में है। दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोटलोई पोशाक किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है। तो पोटलोई की बात करें दोस्तों हमारा किस राज्य से संबंधित है, मणिपुर से संबंधित है, किससे, मणिपुर से संबंधित है। तो यहाँ पे दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना, जो पोटला हमारा चित्रकारी यानी कि ड्रेसिंग है कहाँ का है, गुजरात का है, कहाँ का है, गुजरात का है। लेकिन पोटलोई जो पोशाक है वो कहाँ का है, मणिपुर का है, कहाँ का है, मणिपुर का है। वह कपड़ा कौन सा है जिसे भारत के स्वतंत्र संग्राम के प्रतीक होने का गौरव प्राप्त है, प्रतीक का गौरव प्राप्त है। तो ये दोस्तों हर एक बच्चा बच्चा मारेगा कि खादी कपड़ा है, क्या है, खादी कपड़ा है। अब यहाँ पे दोस्तों मार्शल आर्ट से भी क्वेश्चन पूछा गया है, किससे, मास्टर मार्ट सॉरी मार्शल आर्ट से भी यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया। तो मार्शल आर्ट्स की बात करें दोस्तों तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस एनटीपीसी के लिए नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 3-4 से क्वेश्चन इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं। डैश मणिपुर की विशेष मार्शल आर्ट, तो मणिपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे एकमात्र मणिपुर में क्या है, थांगता है।
तो इसमें ज़्यादा पढ़ना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे मणिपुर कह दिया तो थांगता ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि थांगता कहाँ का है, मणिपुर का ही मार्शल आर्ट्स है। अगर मणिपुर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे एक एक दो और होता है दोस्तों, जैसे कि देखिए मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में एक दो और होता है, क्या है, थांगटा हमने देख लिया, एक होता है चेईबी, चेईबी, चेईबी क्या है, मार्शल आर्ट से कहाँ का, मणिपुर का। और एक क्या है, गदगा, गदगा, ये भी कहाँ का है, मणिपुर का ही, क्या है, मणिपुर का ही है। और एक यहाँ पे क्या सकते हैं दोस्तों, सरित सारक, सॉरी सरित सरक, सरित सरक, ये भी कहाँ का है, मणिपुर का ही मार्शल आर्ट से। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज याद रखने वाली बात है, थांग, क्या है यहाँ पे, थांग, थांग मतलब क्या होता है दोस्तों, थांग मतलब होता है तलवार, क्या होता है, तलवार। और त का मतलब क्या होता है, भाला, त का मतलब क्या होता है, भाला। तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि थांग मतलब क्या होता है, तलवार होता है, ता मतलब भाला होता है। तो खम्बा थोईवी, खम्बा थोईवी डैश का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन कला है, प्रदर्शन कला रूप है, प्रदर्शन कला रूप है। तो कहाँ का है दोस्तों, मणिपुर का है, कहाँ का है, मणिपुर का है। तो डी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश मणिपुर मार्शल आर्ट्स की एक शैली है। सेम क्वेश्चन दोस्तों, मान के दोस्तों मणिपुर से ही पूछा गया है, इसमें सिर्फ मणिपुर से ही पूछा गया है, और ये इतना ही क्वेश्चन था, मार्शल आर्ट से हमारा 3 ही क्वेश्चन था और थांगता से संबंधित था। तो यहाँ पे 308 का क्या होगा, बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मणिपुर का दोस्तों बिल्कुल याद रख लेना है कि कौन कौन सा है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो आर्ट एंड कल्चर का होता है, सारे क्वेश्चन कंप्लीट होता है, सारे क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जिसमें से दोस्तों हम लोग आर्ट एंड कल्चर में टोटल कितने क्वेश्चन किए, 308 क्वेश्चन कर लिए आर्ट एंड कल्चर से, जिसमें से दोस्तों हम लोगों ने क्लासिकल डांस के बारे में देखा, मार्शल आर्ट्स के बारे में देखा, ड्रेसिंग के बारे में देखा, पेंटिंग के बारे में देखा, संगीत के बारे में देखा, और मंदिर के बारे में देखा, उत्सव के बारे में देखा। ये सारे के सारे आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत में आते हैं दोस्तों। तो इनसे सारे संबंधित हमारे क्या होते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो अगला टॉपिक जो हमारा दोस्तों जो स्टैटिक जीके का होगा, वो पुस्तक से संबंधित का होगा। किससे होगा, पुस्तक का, पुस्तक और लेखक की, कौन सा पुस्तक किसने लिखा है और कौन से कलाकार कौन से पुस्तक के लेखक को कौन से अवार्ड मिला है। तो ये अगले टॉपिक में हम करेंगे दोस्तों। तो यहाँ तक दोस्तों आप सभी को आर्ट एंड कल्चर में हेल्पफुल या मज़ा आया होगा देखने में। तो अगर दोस्तों आप सभी को हमारा चैनल या वीडियो हेल्पफुल हो रहा है, तो हमारे इस चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर दोस्तों अगर हमारे चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दोस्तों अगर पुराने हैं तो दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।